Good morning, everyone. I am Dr. Bhavna Singla, Assistant Professor in Commerce, NBGSM College, Sona. Now, I am going to start my presentation on the topic market segmentation. In this, I am going to cover a few topics regarding market segmentations. What is market segmentation? How it works, examples of market segmentations, steps in market segmentations, and then is regarding importance of market segmentations. Let's start with the definition of market segmentation. Market segmentation is basically consisting of total heterogeneous market for product and dividing into a several sub-markets or segment, each of which tends to be homogeneous in all significant aspects. तो एक जनरल डेफिनेशन अगर हम मार्केट सेगमेंटेशंस की जाने कि व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशंस, तो मार्केट सेगमेंटेशन इज बेसिकली डिवीजन होती है एक मार्केट को सेवरल मार्केट्स में डिवाइड करने के लिए, जिसे हम मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं. बेसिकली हम ये जानते हैं कि जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो कंजम्पशन पे बेस्ड है, कि जिसमें दो बायर्स जो होते हैं वो कभी भी आइडेंटिकल नहीं होती, मतलब उनकी प्रेफरेंस जो होती है दे आर नॉट आइडेंटिकल, वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. तो उसी वजह से जो मार्केटर हैं जो अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं वो मार्केट को इस तरह डिवाइड या सेगमेंट कर देते हैं कि उनकी जो प्रोडक्ट सेल है वो एक सिर्फ पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर ही रहे और उसको बेचते रहे. हाँ जी. देन मार्केट सेगमेंटेशन इज 3 फेज मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है. इसके अंदर मार्केट सेगमेंटेशन जो है एक सेगमेंटेशन में हम एक होमोजीनियस जो क्लस्टर होता है उसके अंदर हम सिलेक्ट करते हैं वन और मेन मार्केट को. तो बेसिकली हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो एक फर्स्ट स्टेप होता है 3 फेज मार्केटिंग स्ट्रेटजी का, जिसमें हम मार्केट को डिवाइड कर देते हैं. किस बेसिस पे? जैसे मैंने अभी आपको कहा दो तरह से होता है, एक हेट्रोजीनियस एंड अदर इज वन होमोजीनियस. व्हाट इज हेट्रोजीनियस? हेट्रोजीनियस मींस कि जिसमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं होती, दे आर डिफरेंट. तो हम बेसिकली सेगमेंटेशन में क्या करते हैं, उन जो हेट्रोजीनियस है जो सब कुछ डिफरेंट है उसमें हम क्या कर देते हैं कि होमोजीनियस जो है चीजों को ढूंढते हैं, मतलब जो एक दूसरे से मिलती जुलती होती है. फिर हम क्या करते हैं उसके अंदर से फिर हम सेगमेंट करते हैं और उसमें से एक पर्टिकुलर टारगेट को हम सेट कर लेते हैं, जिसे हम टारगेट मार्केटिंग कहते हैं. टारगेट मार्केटिंग में क्या होता है कि हम जो मार्केट सेगमेंट है उसमें से एक पर्टिकुलर सेगमेंट को सिलेक्ट किया जिसे हमने टारगेट किया है और उसके अंदर हम ये देखते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट के लिए या हम जो प्रोडक्ट सेल करेंगे वहाँ पे कितनी अट्रैक्टिवनेस है, उसमें से हम एक पर्टिकुलर सेगमेंट सिलेक्ट कर लेते हैं. अब हमें इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो मार्केटर है वो डिफरेंट तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है वो डिसाइड करता है, जैसे कि क्या हमारा प्रोडक्ट रहेगा, हमारा प्राइस क्या रहेगा, क्या चैनल रहेगा, क्या हमारा प्रमोशनल अपील्स रहेगा, मतलब हमें उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए डिफरेंट प्रमोशनल टूल्स भी यूज करने पड़ेंगे. एंड देन लास्ट स्टेप जो होता है एक मार्केट जो स्ट्रैटेजी है उसके अंदर होता है मार्केटिंग पोजीशन, जिसमें है कि हम अपने प्रोडक्ट को अरेंज करते हैं ताकि वो एक डिस्टिंक्ट डिजायरेबल प्लेस जो है एक मार्केट के अंदर अपना बना सके. क्योंकि हमें पता है कि जो मार्केट है दैट इज अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, उसमें डिफरेंट कंपटीटर्स हैं, वो आ रहे हैं, वो अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं. अगर हमें अपना प्रोडक्ट सेल करना है, बेस्ट बनाना है, तो देन वी हैव टू यूज दीज स्ट्रेटजीज. तो बेसिकली मार्केट सेगमेंटेशन अभी हमने क्या समझा है कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या है कि हमें मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करना होगा और इसके लिए हम ये मान के चलते हैं कि जो दो बायर्स हैं वो कभी भी एक तरह से सिमिलर नहीं होते हैं. दे कैन बी डिफर. किसके बेसिस पे डिफरेंस हो सकता है उनका? लाइक दे कैन बी डिफरेंस इन देयर रिलीजन, प्रोफेशन, एजुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, जिसकी वजह से हम उनको डिवाइड करते हैं. तो बेसिकली हम जो है पूरी मार्केट को डिफरेंट डिविजन्स में डिवाइड कर देते हैं. तो बेसिकली व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन? लाइक इसके अंदर हम डिफरेंट क्राइटेरियाज यूज करते हैं, जैसे कि होमोजीनियटी, कि कुछ क्या कॉमन है उस सेगमेंट में जिसके लिए हमें जो है मार्केट सेगमेंटेशन करना है, ये दूसरों से कैसे यूनिक है या फिर उनका क्या रिस्पॉन्स है मार्केट के अंदर. ठीक है. तो देन इज योर next is how it works. As we already discussed what is market segmentation, उसका meaning and its definition. मार्केट सेगमेंटेशन कैसे काम करता है ये अभी स्लाइड में जानेंगे.
फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट अ गुड्स एंड ब्रांड जो अपीलिंग हो टारगेट मार्केट के लिए. फिर हम मार्केट सेगमेंटेशन के थ्रू जो है उन ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को ढूंढेंगे जो उस पर्टिकुलर गुड या उस ब्रांड को खरीदना चाहते हैं. देन मार्केटिंग जो है सेगमेंटेशन, इसके अंदर हम जो है डिफरेंट कैटेगरीज में जो है मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं. आइदर इट इज अ जोग्राफिकली, डेमोग्राफिकली या कंज्यूमर बिहेवियर के बेसिस पे भी जो है मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं. तो बेसिकली मार्केट सेगमेंटेशन में हम जोग्राफिकली मीन्स कि आप जैसे नॉर्दर्न एरिया, सर्दर्न एरिया है या उसके हिसाब से जो है आप मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं. सपोज आपने देखा भी हो जो नॉर्दर्न एरियाज है वहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो उसी हिसाब से बेचे जाते हैं जैसे वहाँ पे क्लाइमेट या उसका वेदर होता है. तो वहाँ पे ज़्यादातर वुलन क्लोथ्स की या जो उसका वेदर है, कोल्ड वेदर है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट होता है. और जो साउथ का एरिया है जहाँ पे ह्यूमिडिटी है और उसके हिसाब से जो है प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, जहाँ पे क्योंकि ज़्यादातर ह्यूमिडिटी या गर्मी के हिसाब से जो प्रोडक्ट उन लोगों को चाहिए उसके हिसाब से दिया जाता है. एंड देन इज योर डेमोग्राफिक. डेमोग्राफिक इज रिगार्डिंग इनकम, उसकी एज के हिसाब से. इनकम में भी अलग अलग तरह की इनकम होती है, जैसे कि हाई लेवल इनकम, कहीं हायर इनकम ग्रुप होते हैं, लोअर इनकम ग्रुप है, मिडिल इनकम ग्रुप है. तो एज पर देयर इनकम उनकी जो डिमांड होती है प्रोडक्ट के लिए दैट इज ऑल्सो डिफरेंट. एंड कंज्यूमर बिहेवियर. कंज्यूमर बिहेवियर मीन्स कि हर एक जो कंज्यूमर है दे आर नॉट आइडेंटिकल. जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो दो कंज्यूमर है वो दे आर नॉट आइडेंटिकल इन देयर प्रेफरेंसेस, वो एक दूसरे से अलग होते हैं. उसके हिसाब से ही जो मार्केटर है वो डिसाइड करता है कि कस्टमर जो है किस तरह का प्रोडक्ट चाहता है. उसके बिहेवियर से वो इवेल्युएट कर लेता है और उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाता है. देन इसके बाद मार्केट का सबसे ज़्यादा टारगेट का शेयर कैप्चर करने के लिए डिफरेंट इफेक्टिव मेथड्स मार्केटिंग के यूज़ किए जाते हैं ताकि कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचाया जाए. डिस्ट्रीब्यूशन जो है उस प्रोडक्ट की जाती है. मार्केट को सेगमेंटेशन किया जाता है. मेनली बेसिकली सेगमेंटेशन का हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि जो भी रिस्क फैक्टर है वो हमारा कम हो सके और जो हमारे रिसोर्सेज हैं दैट शुड बी एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड. Then as we know that resources are limited, so we want कि through market segmentation हमारे जो resources हैं they should be effectively utilized, वो वेस्ट ना जाए. और उसके लिए हमें पहले से ही क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या मार्केटिंग करना है और हमें अपने प्रोडक्ट को कौन सा प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर करना है. और अगर जो हम प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो वो हम उसमें कर सकते हैं. इसके साथ मार्केट जो सेगमेंटेशन है बेसिकली जो आपकी मैंने अभी बताया आपको डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से हम मार्केट को डिवाइड कर रहे हैं. आइदर इट इज़ अ जोग्राफिकल, डेमोग्राफिकली या कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से कर रहे हैं. तो हमें इस तरह से प्रोडक्ट बनाना है जो हमारे कस्टमर को अपील करे, या जो डेमोग्राफी है जैसे मैंने आपसे बात करी इनकम के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से हम जो मार्केट को डिवाइड कर रहे हैं तो हमें उसी हिसाब से जो है अपने प्रोडक्ट को बनाना है ताकि उन लोगों को वो हमारा प्रोडक्ट पसंद आ सके और उसके साथ वो उन चीज़ों को या उन प्रोडक्ट को खरीदें जो वो ऑलरेडी कभी नहीं खरीदा था. आपने पहले भी जैसे अगर कभी देखा हो पहले कैलकुलेटर जो थे यूज़ में ज़्यादा था, बट टाइम के साथ कैलकुलेटर्स कम हो गए. अब हर चीज़ जो है आपके पास मोबाइल में है, इजी कैलकुलेशन होती है तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप कैलकुलेटर्स को कैरी करें. तो इन दिस वी हैव डिस्कस दैट कि मार्केट सेगमेंटेशन के लिए सबसे पहले एक टारगेट मार्केट का होना चाहिए जिसमें हम एक स्पेसिफिक जो ग्रुप ऑफ कस्टमर्स है उसको आइडेंटिफाई करते हैं. उसके बाद हम मार्केट को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. उसके लिए अलग अलग फैक्टर्स हैं, आइदर इट इज़ अ जोग्राफी या डेमोग्राफी के हिसाब से या कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से भी हम मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं. इसके बाद हम ये देखते हैं कि उस टारगेट मार्केट का मैक्सिमम शेयर लेने के लिए हम क्या क्या इफेक्टिव मार्केटिंग या डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं. देन उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से यूटिलाइज हो सके और हम कुछ भी जो प्रोडक्ट है उसमें जो इम्प्रूवमेंट है उसके लिए भी हम कोशिश करते रहें. एंड फिर जो भी हमने मार्केट सेगमेंटेशन की है उसके अंदर प्रोडक्ट इस तरह से होना चाहिए कि जो हमारे कस्टमर थे जिन्होंने वो ट्राई नहीं किया है वो उस नए प्रोडक्ट को ट्राई करके. देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स फॉर मार्केट सेगमेंटेशन फॉर द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आपने सुना भी हो एथलेटिक फुटवेयर कंपनी. जो एथलीट्स होते हैं उनके लिए एक अलग से जो फुटवेयर कंपनी है वो
जब शूज फुटवेयर बनाती है तो वो उनको दिमाग में रख के बनाती है। लाइक बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रनर होते हैं, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्ट की वो अलग होती है। बास्केटबॉल प्लेयर्स जो होते हैं और जो लॉन्ग डिस्टेंस प्लेयर होते हैं वो हर एक एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से उनको अलग अलग तरह से उनको अट्रैक्ट किया जाता है कि उनको बता के कि इस प्रोडक्ट में उनको जो जो वेरिएंट चाहिए या जो उनको सूट करेगा वो सब हम इस प्रोडक्ट में प्रोवाइड करा रहे हैं। Another example is sports shoe manufacturers। ये चीज़ों का ध्यान रखते हैं सेगमेंट करने से पहले कि जो उन्होंने शूज़ बनाने हैं वो डिफरेंट जो उनके कस्टमर्स हैं उसके हिसाब से हो सकते हैं। जैसे जिम गोर्स हैं उनकी अलग रिक्वायरमेंट होती है, फैशन कॉन्शियस जो वुमेन होती है उनकी अलग रिक्वायरमेंट होती है, और जो मिडल एज मैन होता है उसको क्वालिटी चाहिए और कंफर्ट चाहिए होता है। तो जो शू मैन्युफैक्चर कंपनीज हैं वो इन डिफरेंट जो कस्टमर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से शूज़ बनाता है और उसी के हिसाब से जो है उसकी मार्केटिंग और उसकी एडवर्टाइजिंग की जाती है। नेक्स्ट इज वॉशिंग मशीन, जिसमें हम सेगमेंट जो है डिफरेंट वेज से कर सकते हैं कि लोगों के हिसाब से कि जो अर्बन लोग हैं वो ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, सब अर्बन में कितनी डिमांड है, उसके हिसाब से हम वॉशिंग मशीन्स को उस सेगमेंट में लेके जा सकते हैं। या फिर हम इनकम के हिसाब से भी कर सकते हैं कि मिडिल इनकम के लोग कितना खरीदते हैं या अपर इनकम लोग कितना खरीदते हैं, क्योंकि आज के टाइम में दोनों देखो वर्किंग ही होते हैं हस्बैंड वाइफ, तो उनको जो वॉशिंग मशीन्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, आजकल हाथ से कम कपड़े धोए जाते हैं, और उसके बेनिफिट की वजह से भी जो है मार्केट को हम सेगमेंटेशन कर सकते हैं। बेनिफिट्स क्या है वॉशिंग मशीन को यूज़ करने के? आइदर इट इज़ ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक या फिर फुल्ली ऑटोमेटिक भी हो सकती है, जिसके अलग अलग जो रिक्वायरमेंट है हमारे कंज्यूमर उसके हिसाब से बनाई जाती है। And furthermore examples for market segmentations like beauty products, you have already know that beauty products जो है market वो women sections के लिए होती है। वैसे जेंट्स भी आजकल जो है डिफरेंट ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं, फेस वॉश है, उनकी क्रीम्स वगैरह है, तो वो भी अलग अलग तरह की बनती हैं। तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो कंपनीज हैं प्रोडक्ट बनाती है वो जो अपना टारगेट मार्केट है, जैसे अगर लेडीज सेक्शन की ही बात करें तो वो किस हिसाब से करेंगे कि वो देखेंगे कि उनका जो यूज़र है उसकी क्या एज है, आइदर वो यंग एज का है, मिडल है या ज़्यादा जो ओल्ड एज का है। पहले तो ये उसकी बाइफर्केशन हो जाएगी, फिर स्किन टाइप के हिसाब से भी जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स को कर सकता है कि आपकी सेंसिटिव स्किन है, ड्राई स्किन है या नॉर्मल स्किन है। और कई बार क्या है ओकेजन्स के हिसाब से भी ब्यूटी प्रोडक्ट जो है बनाए जाते हैं कि कई बार लोगों को हैवी मेकअप की रिक्वायरमेंट होती है, किसी को लाइट मेकअप चाहिए, किसी को बिल्कुल प्लेन न्यूड टाइप का मेकअप चाहिए होता है, तो उसी के हिसाब से जो है ये जो मार्केटर है वो अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाता है। इसमें एग्जांपल लाइक ओले, आपने सुना ही है, ओले कंपनी जो है वो इन चीज़ों को ध्यान में रख के अपने जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है उसको बनाती है। इसके साथ और भी एज डिफाइंग प्रोडक्ट रेंज भी अवेलेबल है, जिसमें मैच्योर अडल्ट से लेके लोग जो हैं वो यूज़ करते हैं, वो अपनी एज में झुर्रियाँ वगैरह है उसको छुपाने के लिए भी यूज़ करते हैं। क्लियरली क्लीन रेंज जो है बेसिकली जो यंग अडल्ट्स हैं, टीन्स हैं, उनको अपनी स्किन बिल्कुल फ्लॉलेस चाहिए, उसके अंदर कोई भी पिंपल्स या वो नहीं चाहिए, तो उसके लिए भी अलग से जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो ये डिफरेंट प्रेफरेंसेस होती हैं कस्टमर के, जिसके हिसाब से हम अपने मार्केट के हिसाब से जो है सेगमेंट करके उस प्रोडक्ट को बना सकते हैं। लाइक नेक्स्ट इज योर फास्ट फूड। फास्ट फूड में आपने नाम सुना ही है मैकडोनल्ड्स का, जो अपनी टारगेट ऑडियंस को समझ के जो है अपने प्रोडक्ट फास्ट फूड को बनाता है। लाइक किड्स एंड वर्किंग अडल्ट्स, किड्स में बेसिकली उनको प्रेफरेंस आपने देखा ही है, किड्स को प्रेफरेंस हमेशा होती है कि खाना भी मिले और एक टॉय भी मिल जाए, तो वो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैकडोनल्ड जो है एक टॉय देता है अब हर मील के साथ, जिसमें बच्चा बेसिकली उस मील को खरीदने की प्रेफरेंस तभी करता है जब उसके साथ कोई टॉय फ्री है। और जो वर्किंग अडल्ट्स हैं उनको क्या बेनिफिट चाहिए? एक तो चाहिए कि जो फूड है उसको जल्दी से जल्दी मिल जाए, और वहाँ पे उनको कोई वर्किंग स्पेस मिल जाए जहाँ पे वो बैठ के अपना काम भी कर सकें, और उनको जो है कुछ ना कुछ स्नैक्स या जो भी काम है उसको करते समय उनको मिल जाए। तो ये वर्किंग अडल्ट के हिसाब से फास्ट फूड जो चेन है वो अपना काम करती है और उसी हिसाब से जो है अपना फूड या अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करती है।
नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स ब्रांड में वी हैव ऑलरेडी हर्ड अबाउट नाइकी, एडिडास, रिबॉक, जिसमें वो अलग अलग सेगमेंट जो है वो प्लेयर्स के हिसाब से डिसाइड करते हैं और उसके हिसाब से अपने राइट जो ऑडियंस है या जो कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स शूज़ प्रोवाइड कराता है। आपने नाम सुना है, ब्रांड है तो ब्रांड के हिसाब से उसकी क्वालिटी होगी और कंफर्ट लेवल तो उसमें होगा ही होगा। तो जो एक बार ब्रांडिंग क्वालिटी को ले लेता है वो दूसरे ब्रांड पे शिफ्ट नहीं होता, क्योंकि नाम से ही और उसकी क्वालिटी से ही जो है उसका ब्रांड बनता है और लोग लॉयल होते हैं उस ब्रांड को लेने के लिए। कोई ईजिली स्विच भी नहीं करता क्योंकि उनको पता है कि इसके अंदर उन्हें वो चीज़ मिल रही है जिसके लिए वो जो मनी स्पेंड कर रहे हैं। Yes, next is regarding steps in market segmentation. They are the different steps we use for the market segmentation. Already we have discussed. First of all, we will identify the target market. Yes, हमें ये पता हो कि हमें कौन सी मार्केट के लिए प्रोडक्ट बनाना है। अगर हम इसमें यहाँ पे बात करें, अगर हम वुमेन्स वेयर की बात करें, वुमेन सेक्शन की, तो उसमें अलग अलग मार्केट हो सकती है। वुमेन में भी एक चीज़ नहीं है, कॉस्मेटिक से रिलेटेड भी हो सकता है, उनके क्लोथ से रिलेटेड भी हो सकता है, उनके शूज से रिलेटेड हो सकता है। सबसे पहले हमें ये पता हो कि हमें किस तरह की मार्केट में जो है अपना प्रोडक्ट बेचना है। देन इज योर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ टारगेट ऑडियंस। अब जैसे मैंने एग्जांपल आपको कोट किया कि अगर हम वुमेन सेक्शन की बात करें तो उसमें हर एक जो वुमेन सेक्शन है उसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होगी, एक्सपेक्टेशन होगी। अगर कॉस्मेटिक की ही बात करें, अभी हम ऑलरेडी मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि जो वुमेन सेक्शन है उसकी एक्सपेक्टेशन अलग होती है, जो यंग एज की लड़कियां हैं उनकी अलग एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि हर एक एज का जो सेक्शन है उसकी अलग रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्ट को लेके। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि उस ग्रुप में उनकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, उसी के हिसाब से हम वहाँ पे प्रोडक्ट जो है बेच सकते हैं। क्रिएट सब ग्रुप्स। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिसाइड कर लिया कि हमें वुमेन सेक्शन लेना है। वुमेन सेक्शन में भी फर्दर हम ये बता सकते हैं कि इसके अंदर कुछ यंग एज की लड़कियां हैं, कुछ मिडल एज हैं, कुछ ओल्ड एज की हैं। फिर उसमें हम फर्दर भी डिसाइड कर सकते हैं स्किन के हिसाब से कि इनकी स्किन के हिसाब से हम अलग अलग प्रोडक्ट हैं, फॉर ड्राई स्किन, फॉर ऑयली स्किन, नॉर्मल स्किन। तो उसके हिसाब से हम सब ग्रुप्स और फर्दर बना के अपने प्रोडक्ट को और बाइफरकेट कर सकते हैं। देन रिव्यू द नीड्स ऑफ टारगेट ऑडियंस। और टारगेट ऑडियंस की नीड्स को हमें बार बार जानना है, क्योंकि जो नीड्स हैं वो स्टेबल नहीं होती, वो चेंज होती हैं। तो हमें जो हमारे ऑडियंस है उसकी नीड्स को समझना पड़ेगा टाइम टू टाइम, और उसके हिसाब से हमें अपने प्रोडक्ट को भी चेंज करना पड़ेगा। देन नेम योर मार्केट सेगमेंटेशन। हमें अपनी मार्केट जो सेगमेंट की है उसको अलग से नाम होगा। जैसे मैंने सिर्फ वुमेन की बात करी तो वो सिर्फ वुमेन सेक्शन का ही रिगार्डिंग जो है प्रोडक्ट बेचे जाएंगे। अगर किड्स सेक्शन है तो वहाँ पे सिर्फ किड्स से रिलेटेड प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर जेंट्स सेक्शन है तो वहाँ पे सिर्फ जेंट्स से रिलेटेड जो है प्रोडक्ट मिलेंगे। देन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, डिफरेंट तरह की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। इसमें बेसिकली जो हमारे पास डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हैं, इसमें एक है मास मार्केटिंग, एक होती है आपके पास अनडिफरेंशिएटेड, और एक होती है आपके पास कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। मास मार्केटिंग में सिर्फ एक सिंगल मार्केटिंग यूज करके हम अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, उसके लिए अलग से नहीं होता। और डिफरेंशिएटेड में हम अपने प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग जो है एडवर्टाइजिंग करते हैं। देन इज रिव्यू द बिहेवियर। एक बार हमने अपना प्रोडक्ट बेचने लग गए हैं तो उसके बाद हमें अपने जो कंज्यूमर है उसके बिहेवियर को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे कंज्यूमर हैं उनकी जो डिमांड है दैट इज नॉट स्टेबल, दैट इज फ्लेक्सिबल। एज पर द लेटेस्ट ट्रेंड वो चेंज होती रहती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो हमें भी अप टू डेट रहने के लिए हमें उनके बिहेवियर को रिव्यू करना पड़ेगा। एंड देन इज योर साइज ऑफ द टारगेट मार्केट। ये हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे जो टारगेट मार्केट है वो कितनी बड़ी है, आइदर इट इज़ अ स्मॉल बिग, तो उसके हिसाब से है। तो वहाँ पे हमें प्रोडक्ट सेल करते समय कितना ध्यान रखना पड़ेगा, कितनी चैनल्स को यूज़ करना पड़ेगा ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम कंज्यूमर्स के पास पहुँच सके। तो इसमें हमने डिस्कस किया स्टेप्स में कि टारगेट मार्केट क्या होगी, ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी, क्या क्या सब ग्रुप्स हम यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद हमारे जो टारगेट ऑडियंस है उनकी नीड्स क्या क्या रहती हैं, मार्केट सेगमेंटेशन हमारा किस तरह का होगा, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, या देन कि उनका जो बिहेवियर है उसको चेंज होता है उसके बारे में भी हमें जानकारी है।
Yes, next is importance of market segmentation. As we already discussed in this topic already कि segmentation से बहुत सारे benefits होते हैं both to the manufacturers and to the consumers. First of all, there is a increased clarity. दोनों को चाहे मैन्युफैक्चरर है चाहे कंज्यूमर है उनको क्लियर होता है कि उन्हें किस तरह का, जो मैन्युफैक्चरर उसको क्लियर है कि उसको किस तरह का प्रोडक्ट जो है बेचना है, वो कस्टमर की नीड के हिसाब से जो है अपना प्रोडक्ट डिजाइन कर रहा है। वैसे हमें पता है जो मार्केटिंग का एक बेसिक रूल है दैट इज अ कस्टमर ओरिएंटेशन या कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो उसको जब पता है कि मुझे ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दे, तो वो उसी के हिसाब से जो है प्रोडक्ट बना रहा है। और जो कंज्यूमर है उसको ये पता है कि मुझे क्या सामान खरीदना है और या जो वो चाह रहा है उसको किस ब्रांड से या किस प्रोडक्ट से वो सेटिस्फेक्शन मिल सकती है। देन 12 कस्टमर इंसाइट। कंज्यूमर इंसाइट में कंज्यूमर्स को डिफरेंट तरह के जो है ऑफर्स हैं उसके पास, अवेलेबिलिटी है कि किस किस तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट जो है मार्केट में अवेलेबल है और उसके हिसाब से वो चूज कर सकता है कि इसमें से बेस्ट प्रोडक्ट क्या है। अब लाइक मैंने आपको अभी बताया कि जैसे वुमेन सेक्शन है उसमें जो अलग अलग तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, तो उसमें जो लेडीज हैं हर एक जो लेडीज हैं वो एक तरह का प्रोडक्ट नहीं खरीदती, उसमें अलग अलग है कि एज के हिसाब से अलग, हर किसी की स्किन के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट अलग रहेगी। तो वो उसी के हिसाब से जो है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग उनके पास ऑप्शंस रहते हैं कि उनको अपनी स्किन के हिसाब से कौन कौन सी क्रीम्स लेनी है। देन इम्प्रूव ब्रांड लॉयल्टी एंड कस्टमर इंगेजमेंट। यस, वंस आपके कस्टमर जो है प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके ब्रांड की तरफ लॉयल हो जाते हैं और वो ईजिली जो है दूसरे किसी कंपटीटर्स के प्रोडक्ट के ऊपर स्विच नहीं होते। आज भी आपने अगर देखा हो तो अगर आप कोई पर्टिकुलर ब्रांड फॉलो कर रहे हैं, जैसे स्पोर्ट्स में भी या शूज़ में आप स्केचर्स या प्यूमा डाल रहे हैं, तो आप जो है कभी भी उसको छोड़ के किसी और दूसरे लोकल जो ब्रांड के शूज़ हैं उनको नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि ऑलरेडी आपको उस ब्रांड से या उसके पहनने से आपको वो सेटिस्फेक्शन मिल रही है जो आप उस प्रोडक्ट में चाह रहे थे। नेक्स्ट, स्ट्रीमलाइंस मास कस्टमाइजेशन। ऐसे इजी वे हो जाता है कि आप इजिली जो है अपने प्रोडक्ट को उन कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हो या उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहुंचा सकते हो जो उन्हें उस प्रोडक्ट में चाहिए था। देन ऑप्टिमाइजेज फॉर कॉस्ट एफिशिएंसी एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। प्रॉपर मार्केट सेगमेंटेशन की वजह से प्रॉपर जो है कॉस्ट में एफिशिएंसी आती है और वो ईजिली जो है कंज्यूमर के ऊपर लोड नहीं डालती, उनको वो प्रोडक्ट ईजिली अवेलेबल रेट्स पे मिल जाता है और उसमें क्वालिटी तो मिलती है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। एंड देन इज योर ग्रोस नाइकी मार्केट कैपेबिलिटी। ये जब एक जो मैन्युफैक्चरर है एक ही चीज़ को बार बार बनाता है तो उसमें उसको स्पेशलाइजेशन हो जाती है। तो जैसे कि आपने ये एडिडास का नाम है, रिबॉक का नाम है, तो आपको पता है कि ये चीज़ें क्या बेचता है, ये किस लिए पॉपुलर है ब्रांड, यहाँ पे लोगों को क्या चीज़ मिलती है या वो किस तरह के सेटिस्फेक्शन उनको इन प्रोडक्ट से मिलती है। Thank you everyone. This is my topic for the 2-day sessions. I hope you all understand this topic.